हेलो बच्चों, फिजियोलॉजी में रीनल सिस्टम की आज सेकंड क्लास है। ऊपर वाला न्यू सिलेबस है, सेमेस्टर वाइज सिलेबस है, जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ किडनी एंड मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, इसको हमने लास्ट क्लास में समझ लिया है। और जो सेकंड लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन, इसको भी हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं। 3 पॉइंट बचे हैं, जीएफआर, फंक्शन ऑफ यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, मैच्योरेशन। इसमें से जो जीएफआर है, सेकंड पॉइंट जो है जीएफआर, ये यूरिन फॉर्मेशन के अंडर में आता है। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर एक प्रोसेस होता है जीएफआर। तो यूरिन फॉर्मेशन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अलग से नहीं लिखा हुआ है। जीएफआर उसके अंदर आता है, इसलिए हम यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू जीएफआर समझेंगे। अब ये ओल्ड सिलेबस देखिए, ईयर वाइज सिलेबस, इसमें फंक्शन ऑफ किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, ये सब अभी पढ़ेंगे हम। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें हम जीएफआर भी समझेंगे। और फंक्शन ऑफ स्किन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसको हमने समझा है सेंसरी ऑर्गन में। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इसको हमने सेंसरी ऑर्गन में जो स्किन वाला है उसको उसमें हम समझ चुके हैं। और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिर से एक बार जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, सबसे छोटा सिस्टम है पूरी बॉडी का, इसको एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है बार बार हमको क्लास में सुनने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड में देखेंगे, ये सबसे ऊपर रखा है इन्फीरियर वेना के बाद, चलिए ठीक है। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, उसके नीचे राइट किडनी, फिर रीनल वेन। राइट साइड में एरोटा, रीनल आर्टरी, लेफ्ट किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। यूरिन फॉर्मेशन, किडनी एक्सक्रीट द अनवांटेड सब्सटेंस इंक्लूडिंग मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट and those substances which are present in excessive quantity in the body through the urine। किडनी जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये हमारी बॉडी में जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, मेटाबॉलिज्म में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, यानी मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट जो हैं उनको, और जो भी सब्सटेंस एक्सेसिव क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे शरीर में, उनको एक्सक्रीट करने का काम करती है किडनी यूरिन के थ्रू। नॉर्मली 1 से 1.5 लीटर तक, नॉर्मली अबाउट 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इज़ फॉर्म्ड एवरी डे। द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इंक्लूड वेरियस प्रोसेस। 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे फॉर्म होता है, बनता है। जो यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है, इसमें थोड़े कुछ अलग अलग प्रोसेस होते हैं। यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस समझने के पहले एक बार हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। नेफ्रॉन वुमेंस कैप्सूल से स्टार्ट होता है और जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ तक रहता है। लेफ्ट साइड में देखेंगे, सबसे ऊपर लिखा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब होता है नियरर, जो पास में है वो प्रॉक्सिमल है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो पास वाली ट्यूब्यूल है। अब जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है वुमेंस कैप्सूल से। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के नीचे देखेंगे वुमेंस कैप्सूल लिखा हुआ है। तो वुमेंस कैप्सूल है, जो गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसके अंदर जो कैपिलरीज होती है उनको ग्लोमेरुलस कैपिलरी हम बोलते हैं। फिर उसके नीचे देखेंगे लूप ऑफ हेनले। फिर राइट साइड में ऊपर लिखा हुआ है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब होता है डिस्टेंस पे जो चीज़ है, जो दूर है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर वासा रेक्टा, ये जो वेसल है, और सबसे नीचे देखेंगे कलेक्टिंग डक्ट। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। वुमेंस कैप्सूल को जूम करके देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे की साइड देखिएगा आफरेंट आर्टीरियोल लिखा हुआ है। आर्टीरियोल क्या है? आर्टरी से जो स्मॉल वेसल्स निकलती हैं उनको आर्टीरियोल बोलते हैं। तो आफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू ब्लड वुमेंस कैप्सूल में आता है। ये जो कैप्सूल है वुमेंस कैप्सूल है। जब यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी। जो आफरेंट इफरेंट आर्टीरियोल, आफरेंट ब्लड लेके आता है, इफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेकर यहाँ से जाता है। ये जब वुमेंस कैप्सूल में एंटर करते हैं तो माइनर ब्लड वेसल्स, जिनको हम कैपिलरी बोलते हैं, तो ये ग्लोमेरुलस एरिया है, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी इनको बोला जाता है। ब्लड इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी में आता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है और बचा हुआ ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ इफरेंट आर्टीरियोल से चला जाता है। फर्स्ट, when blood pass through the glomerular capillary, the plasma is filtered into the woman's capsule। जब ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरी से पास होता है तो प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है वुमेंस कैप्सूल में। When this filtrate pass through the tubular portion of the nephron,
इट अंडरगोज वेरियस चेंज बोथ इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब अपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में देखा था वहाँ पे हमने डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, यानी जो टिब्यूलर पोर्शन है वो देखा था। फिर से देखिए सेकंड पॉइंट, व्हेन दिस फिल्ट्रेट पास थ्रू द टिब्यूलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन, जो टिब्यूलर पोर्शन था वहाँ से जब ये फिल्ट्रेट पास होता है, गुजरता है, इट अंडरगोज वेरियस चेंज बोथ इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तो उस फिल्ट्रेट की क्वांटिटी और क्वालिटी में चेंजेस आते हैं। फिर से समझिए, वुमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलर कैपिलरी है। जब ब्लड यहाँ से पास होता है, ब्लड जब पास होता है तो ब्लड में से प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है और वुमेंस कैप्सूल में आ जाता है। ये प्लाज्मा जो वुमेंस कैप्सूल में आ गया है वो आगे नेफ्रॉन के जो पार्ट्स हैं, ट्यूबुलर पार्ट हैं, उससे गुजरता है, तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में चेंजेस होते हैं। अब जैसे कई बच्चों को डाउट रहता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिमाग में बना रहता है कि भाई ब्लड से यूरिन कैसे बनता है। तो ब्लड में जब हमने ब्लड की क्लासेस ली थी, समझी थी, तो उसमें हमने देखा था कि ब्लड में एक तो होता है सेलुलर पोर्शन और दूसरा होता है लिक्विड पोर्शन। सेलुलर पोर्शन जो सेल्स होती हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, और फिर एक हो गया लिक्विड पोर्शन जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जिसमें सारे कंटेंट जो दूसरे कंटेंट है वो घुले हुए होते हैं, मिक्स होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो ये ब्लड सेल्स ये फिल्टर नहीं होती हैं, केवल प्लाज्मा फिल्टर होता है, और प्लाज्मा जो लिक्विड पोर्शन है वो फिल्टर होकर वुमेंस कैप्सूल में आता है, और उसी से फिर और आगे फिल्ट्रेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और उससे फिर यूरिन बनता है। क्योंकि जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उनसे जो वेस्ट जनरेट होता है वो ब्लड में आता है। ब्लड में आता है मीन्स ये प्लाज्मा में आता है, प्लाज्मा में घुल जाता है, सॉल्युबल रहता है। और फिर जब प्लाज्मा या जो ब्लड है किडनी से गुजरता है तो प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल था वो भी उसके साथ वुमेंस कैप्सूल में जाता है। फिर वहाँ से फिर यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस चलता है। Many wanted substance like glucose, amino acid, water, electrolyte are reabsorbed from the tubules. This process is called tubular reabsorption. अब जो प्लाज्मा फिल्टर हुआ तो उस प्लाज्मा में बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे रहते हैं जो कि बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये जो कंटेंट या ये जो सब्सटेंस हैं जो कि शरीर के लिए ज़रूरी हैं, आर रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द टिब्यूल्स। तो जो टिब्यूलर पोर्शन था नेफ्रॉन का, वहाँ से इनको फिर से रीएब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में ले लिया जाता है। अब इनको रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। एंड सम अनवांटेड सब्सटेंस आर सीक्रेटेड into the tubule from the peritubular blood vessels. This process is called tubular secretion और excretion। और साथ ही साथ कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी शरीर को ज़रूरत नहीं है, जो वहाँ पर फिल्टर भी नहीं हुए, जिनकी शरीर को ज़रूरत नहीं है, तो इनको वापस नेफ्रॉन में डाल दिया जाता है, या हम बोलेंगे कि सिक्रीट कर दिया जाता है ब्लड से नेफ्रॉन में। इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन और एक्सक्रीशन। फिर से देखेंगे सेकेंड पॉइंट, सम अनवांटेड सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस ऐसा है जिनकी शरीर को ज़रूरत नहीं है, आर सिक्रेटेड फ्रॉम द इनटू द टिब्यूल फ्रॉम द पेरिटिब्यूलर ब्लड वेसल। ब्लड वेसल से टिब्यूल में उनको सिक्रेट कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिब्यूलर सिक्रेशन और एक्सक्रीशन। तो ये दो प्रोसेस हैं। यहाँ पे एक प्रोसेस हमने पहले देखा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा देखा टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा है टिब्यूलर सिक्रेशन और एक्सक्रीशन। दस द यूरिन फॉर्मेशन इंक्लूड 3 प्रोसेस। तो अगर देखा जाए तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 अलग अलग प्रोसेस है। पहला क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है टिब्यूलर सिक्रेशन। फिल्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस और रीनल कार्पस्यूल ऑफ नेफ्रॉन, एंड द रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन आर फंक्शन ऑफ टिब्यूलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में जब हमने स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें हमने देखा वुमेंस कैप्सूल है जहाँ पे ग्लोमेरुलस कैपिलरी होती है, और दूसरा जो पोर्शन है वो है टिब्यूलर पोर्शन, प्रॉक्सिमल टिब्यूल है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है। तो टिब्यूलर पोर्शन हो गया, एक हो गया वुमेंस कैप्सूल, या जिसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस पोर्शन। तो जो फिल्ट्रेशन है वो ग्लोमेरुलस एरिया में होता है, और टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन ये टिब्यूलर पोर्शन में होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन का पहला प्रोसेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। व्हेन द ब्लड पास थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरी द प्लाज्मा इज फिल्टर्ड इनटू द वुमेंस कैप्सूल। जब ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो कि वुमेंस कैप्सूल में होती है वहाँ से पास होता है तो प्लाज्मा फिल्टर होता है वुमेंस कैप्सूल में,
All the substance of plasma are filtered except the plasma protein. The filtered fluid is called glomerular filtrate. प्लाज्मा में जितना भी सब्सटेंस होता है वो सब का सब फिल्टर हो जाता है सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के। ये जो कंटेंट फिल्टर हुआ ग्लोमेरुलर कैपिलरी के थ्रू वुमेंस कैप्सूल में, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो छाना हुआ प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझें तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, इनको समझ लीजिए ये है चाय की छन्नी, और जो प्लाज्मा है वो है चाय। जब हम एक कप में चाय छानते हैं तो जो चाय की छन्नी है, ये समझ लीजिए चाय की पत्ती वो है प्लाज्मा प्रोटीन या अदरक। तो कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो उस ग्लोमेरुलर कैपिलरी से नहीं छन पाते हैं, वो ऊपर ही रह जाते हैं, यानी कि वो ब्लड में ही रह जाते हैं, और बाकी जो कंटेंट है जो प्लाज्मा है वो नीचे फिल्टर होकर आ जाता है। तो ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है वो चाय की छन्नी जैसा ही काम करती है। और आपने देखा होगा कि छन्नियाँ भी अलग अलग साइज़ की आती हैं, कुछ छोटे छेद की, कोई बड़े छेद की। तो उसी हिसाब से प्लाज्मा प्रोटीन का साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो उस ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फ़िल्टर ही नहीं हो पाता है, साइज़ ज़्यादा है तो ब्लड में ही रह जाता है। बाकी जो पूरा प्लाज्मा है वो फ़िल्टर होके वुमेंस कैप्सूल में आ जाता है। और ये जो जैसे अब चाय बन रही है, यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है वो चाय है। छनने के बाद जब प्लाज्मा फ़िल्टर हो जाता है या छन जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। During the filtration, the substance pass through the filtering membrane which is formed by 3 layer of structure. जब फिल्ट्रेशन होता है तो जो सब्सटेंस है वो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन से पास होता है, जो कि 3 लेयर से बना हुआ है। मतलब समझ लो 3 जाली वाली छन्नी है। फर्स्ट, द एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथीलियम ऑफ विसरल लेयर ऑफ वुमेंस कैप्सूल। जो 3 लेयर होती हैं इनके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिकॉज इवन द मिनट पार्टिकल आर फिल्टर्ड बट द प्लाज्मा प्रोटीन आर नॉट फिल्टर्ड ड्यू टू देयर लार्ज मॉलिक्यूल साइज। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं क्योंकि छोटे से छोटे पार्टिकल इससे फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन बस प्लाज्मा प्रोटीन रह जाता है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है। The protein molecule are larger than the slit pores present in the endothelium of capillary। अब वही बात हो गई, यहाँ पे छन्नी के जो छेद हैं वो थोड़े छोटे हैं। The protein molecule are larger than the slit pores present in the endothelium capillary। एंडोथीलियम की जो कैपिलरी है उसमें जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं, होल होते हैं, उनका साइज़ छोटा होता है अगर हम कंपेयर करेंगे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल से उनसे। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा है इसलिए वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं। दस द कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा एक्सेप्ट द एब्सेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो जो कंपोजिशन है, अगर हम देखें प्लाज्मा जो फिल्ट्रेट बना है, तो फिल्ट्रेट का और प्लाज्मा का कंपोजिशन एक जैसा ही होता है अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ दें तो। कि फिल्ट्रेट में प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, बाकी प्लाज्मा में प्लाज्मा जो कि इस कंटेंट है वो तो है ही, और प्लाज्मा प्रोटीन भी है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, या जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में GFR। ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर आपको अब समझ में आ गया है क्या होता है। नेफ्रॉन में वुमेंस कैप्सूल है, वहाँ पर ग्लोमेरुलर कैपिलरी होती हैं जिनमें फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो दोनों किडनी के जितने भी नेफ्रॉन हैं उनके जो ग्लोमेरुलस कैपिलरी हैं वो कितना फिल्टर कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GFR। द टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल द नेफ्रॉन ऑफ बोथ किडनी इन द गिवन यूनिट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब MCQ में, इवन जो एम्स वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी पूछा जाता है कई बार, तो उसका यूनिट याद रखिएगा। वाइवा में पूछते हैं। दोनों किडनियाँ एक निश्चित टाइम में कितना फिल्ट्रेट बना रही है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। The normal value of glomerular filtration rate is 125 ml per minute और about 180 लीटर पर डे। एक मिनट में दोनों किडनी मिल के 125 ml फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेशन करती हैं, 125 ml फिल्ट्रेट बनाती हैं एक मिनट में, पर मिनट, और 180 लीटर पर डे
इसको याद रखिएगा, 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे, ये GFR होता है। फिर है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर पोर्शन में रीअब्जॉर्प्शन यानी यहाँ सर एब्जॉर्ब होता है, कुछ चीज़ें जो प्लाज्मा में यूज़फुल हैं, हमारे शरीर के लिए यूज़फुल हैं, तो उनको वापस फिल्ट्रेट से हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ब्लड में ले आते हैं। When the glomerular filtrate pass through the tubular portion of nephron, both quantitative and qualitative changes occur। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पोर्शन से पास होता है तब इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में चेंजेस हो जाते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, मोर देन 99% इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर सब्सटेंस आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स। उस फिल्ट्रेट में से, अब जो पूरा प्लाज्मा फिल्टर हो गया था प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के, तो जो प्लाज्मा फिल्टर हुआ उसमें से 99% वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और अदर सब्सटेंस जो है उसको वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में। अब एक डायग्राम देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा, एक दिमाग में पिक्चर बन जाएगी, फिर हम और आगे समझेंगे तो और इजीली और कंफर्टेबल हो जाएगा आपको। सबसे ऊपर देखेंगे आफ्रेंट ग्लोमेरुलर आर्टीरियोल, फिर उसके बाद देखेंगे ग्लोमेरुलर कैपिलरी। यहाँ पर फिल्ट्रेशन हुआ, एरो देखते जाइएगा, फर्स्ट पॉइंट एरो, लेफ्ट साइड में देखेंगे सबसे नीचे देख लिखा हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 1 नंबर, यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रक्चर आगे बढ़ा, ईफ्रेंट ग्लोमेरुलर आर्टीरियोल, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, फिर रीनल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट कंटेनिंग फिल्ट्रेट। अब ये जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, वुमेंस कैप्सूल है, इसके नीचे का एरिया जो है वो ट्यूब्यूलर एरिया कहलाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 नंबर पे देखिए, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, जो फिल्ट्रेट था इसमें से 99% वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी यूज़फुल थिंग्स हैं उनको वापस ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद 3rd नंबर जस्ट नीचे ग्रीन कलर से दिख रहा है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं इसको वापस हम ब्लड से नेफ्रॉन में डाल देते हैं, भेज देते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन और ट्यूबुलर एक्सक्रीशन, और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। The substance which are reabsorbed pass into the interstitial fluid of the renal medulla, and from here the substance move into the blood in peritubular capillary। तो जो भी सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब हुआ था वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पास होता है, फिर वहाँ से वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, या जो पेरिटिबुलर कैपिलरी होती है नेफ्रॉन के पास में, वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। एज द सब्सटेंस आर टेकन बैक इनटू द ब्लड, द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब ये जो फिल्ट्रेट जनरेट हुआ था ब्लड से, फिल्ट्रेट बनने के बाद फिर उसमें से 99% वाटर और सब्सटेंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और ये ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब होता है इसलिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इसका नाम है। ट्यूबुलर secretion, in addition to reabsorption from the renal tubule, some substance are also secreted into the lumen from the peritubular capillary through the tubular epithelial cells. This is known as the tubular secretion और tubular excretion। अब एक्सचेंज ऑफर रहता है, तो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था ठीक वैसे ही कुछ अनवांटेड सब्सटेंस पेरिटिबुलर कैपिलरी से नेफ्रॉन में भेज दिए जाते हैं, या एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, या सीक्रेट कर दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन और एक्सक्रीशन। द सब्सटेंस विच आर फाउंड टू बी सीक्रेटेड आर, कौन कौन से सब्सटेंस एक्सक्रीट किए जाते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं, पैरा अमाइनो हैप्यूरिक एसिड, डायोड्रेस्ट 5 हाइड्रोक्सी, आइनोल एसिटिक एसिड, अमाइनो डेरिवेट्स, पेनिसिलिन, पोटेशियम, अमोनिया और हाइड्रोजन आयंस, इनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। फिर एक नेक्स्ट यूरिन फॉर्मेशन GFR कंप्लीट हो गया, हमने समझ लिया है। नेक्स्ट एक प्रोसेस है मैक्चुरेशन। एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं यूरिन इनकॉन्टिनेंस, इनेबिलिटी टू होल्ड द यूरिन। वो क्या होती है और क्यों होती है उसका आंसर भी आज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैक्चुरेशन क्या है? मैक्चुरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच यूरिन इज़ वॉइडेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। इट इज़ अ रिफ्लेक्स प्रोसेस। जैसे हम पलक झपकते हैं, हमारी आँखों को चला जाता है, कहीं पर गर्म लगता है तो हमारा हाथ अपने आप पीछे हो जाता है, कुछ चुभता है हमारा हाथ अपने पीछे हो जाता है, गाड़ी आती है रोड से हम एकदम कूद के साइड में हो जाते हैं तब हमको मालूम चलता है। ये रिफ्लेक्स प्रोसेस होती हैं। ठीक वैसे मैक्चुरेशन जो है ये भी एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है।
ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो गया, उस यूरिन को जब हम वॉइड करते हैं शरीर के बाहर निकलता है, कैसे निकलता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैक्चुरेशन। However, in a grown-up children and adult, it can be controlled voluntarily to some extent। जो मैक्चुरेशन प्रोसेस है यूरिन का बाहर निकलना या निकालना, ये वॉलेंट्री कंट्रोल किया जाता है जो ग्रोन अप चिल्ड्रन हैं, बड़े बच्चे हैं और एडल्ट में। छोटे बच्चे और जो ओवर एज या हम बोल सकते हैं ओल्ड एज, ओवर एज नहीं बोलना चाहिए, गलत है, ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं उनमें यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है, वो यूरिन को होल्ड करके नहीं रख पाते हैं, बैड वेटिंग करते हैं, बिस्तर गीला करते हैं। The functional anatomy and nerve supply of urinary bladder are essential for the process of maturation। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी फंक्शनल एनाटमी कैसी है, नर्व सप्लाई, ये इसेंशियल है मैच्योरेशन के प्रोसेस के लिए, यह बहुत ज़रूरी है मैच्योरेशन के प्रोसेस के लिए, जो यूरिन बाहर निकलता है उस प्रोसेस के लिए। यूरिनरी ब्लैडर कंसिस्ट ऑफ बॉडी, नेक एंड इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंटर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या क्या है, बॉडी या नेक है और इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंटर होते हैं। एक डायग्राम से पहले इसका पूरा जो लेआउट है उसको समझ लेते हैं तो आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा। लेफ्ट साइड में देखिए जो आपको दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ पर डेट्रूसल मसल होती है, डेट्रूसर मसल यूरिनरी ब्लैडर में, जिससे यूरिनरी ब्लैडर बनता है। साथ ही साथ इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर वो रिसेप्टर हैं जो कि स्ट्रेचिंग को रिस्पॉन्स करते हैं, या स्ट्रेचिंग की अगर स्ट्रेच होता है वो ऑर्गन तो उसका सिग्नल हमारे ब्रेन तक भेजते हैं और हमको मालूम चलता है। तो स्ट्रेच रिसेप्टर देखिए, ये सेंसरी रिसेप्टर, ये आपके पोन्स एरिया में सिग्नल भेजता है, फिर वहाँ से मोटर सेंसेशन आता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे नीचे देखो राइट साइड में लिखा है पेल्विक नर्व पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। फिर उसके ऊपर जस्ट लिखा है सोमैटिक मोटर फाइबर ऑफ द पोडेंटल नर्व। सोमैटिक मोटर फाइबर जो है ये वॉलेंट्री जो एक्शन होते हैं उनके लिए हेल्पफुल या वो करवाते हैं। लेफ्ट साइड में देखेंगे इंटरनल स्पिंटर है और एक्सटर्नल स्पिंटर। तो इंटरनल स्पिंटर जो है वो ब्लैडर से लगा हुआ है, अंदर साइड है इंटरनल है, और जो बाहर साइड है वो एक्सटर्नल है। जो एक्सटर्नल स्पिंटर है ये स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है। अब आप याद करें तो जो टोटल मसल है हमारी बॉडी में 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट की मसल है, स्मूथ मसल जिससे सारे ऑर्गन बनते हैं, स्केलेटल मसल जो हमारे स्केलेटन से अटैच हैं और हमको मूवमेंट में हेल्प करती है। इन तीनों कैटेगरी में अलग अलग इनके डिफरेंस हैं। एक डिफरेंस है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का। जो स्मूथ मसल है और कार्डियक मसल है ये इनवॉलेंट्री होती है, यानी हमारी इच्छा से नहीं चलती है, लेकिन स्केलेटल मसल ये वॉलेंट्री होती है, इसको हम अपनी इच्छा से यूज़ करते हैं। अब ये जो एक्सटर्नल स्पिंटर है ये स्केलेटल मसल से बना हुआ है, इसलिए इसको हम वॉलेंट्री हमारी इच्छा से वॉलेंट्री यूज़ करते हैं या इसको हम होल्ड कर पाते हैं। बच्चों में या जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं एक्सटर्नल स्पिंचर को होल्ड करने की या कंट्रोल करने की कैपेसिटी नहीं रह पाती है, नहीं जनरेट हो पाती है, इस वजह से वो यूरिन इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन क्रिएट होती है। द स्मूथ मसल फॉर्मिंग द बॉडी ब्लैडर इज कॉल्ड डेट्रूसल मसल। जो स्मूथ मसल ब्लैडर बनाती है उसको हम बोलते हैं डेट्रूसल मसल। इट इज़ फॉर्म्ड बाय 3 लेयर ऑफ मसल। 3 लेयर में इसकी मसल्स होती हैं, इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल। एट द पोस्टीरियर सरफेस, पीछे की तरफ ब्लैडर में देयर इज अ ट्राइंगुलर एरिया कॉल्ड ट्राइगोन। ट्राइंगुलर एरिया होता है जिसको हम ट्राइगोन बोलते हैं। एट द अपर एंगल ऑफ दिस ट्राइगोन 2 यूरेटर इंटर द ब्लैडर। और से ट्राइगोन के अपर एंगल में ऊपर साइड में 2 होल होते हैं जहाँ पर 2 यूरेटर इंटर करते हैं। दोनों किडनी से जो यूरेटर आ रहे हैं वो ब्लैडर में इंटर करते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द ब्लैडर इज नैरो एंड फॉर्म द नेक। ब्लैडर का जो लोअर पार्ट है वो थोड़ा नैरो सकरा होता है और ब्लैडर का नेक बनाता है या नेक एरिया कहलाता है। द डिस्टल एंड ऑफ दिस, जो लोअर पार्ट है, डिस्टल एंड ऑफ दिस इज गार्डेड बाय द इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर। वहाँ पर इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर होता है, उसको गार्ड करके रखता है, या गार्ड करने से मतलब है यूरिन को होल्ड करके रखता है, नीचे नहीं आने देता है। दिस स्पिंटर इज मेड अप ऑफ डेट्रूसल मसल। जो स्पिंटर है, इंटरनल स्पिंटर है, वो दिस डेट्रूसर मसल जो कि स्मूथ मसल है उससे बना हुआ होता है। इट ओपन टूवर्ड यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रा की तरफ ओपन होता है, खुलता है।
At the other end of the urethra there is external urethral sphincter, और जो लोअर एंड होता है यूरेथ्रा का वहाँ पर एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर होते हैं. दिस इज मेड अप बाय स्केलेटल मसल, और जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर है वो स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है. देयरफॉर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ मैच्योरेशन. अब स्केलेटल मसल जो है वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, इसीलिए वॉलेंट्री कंट्रोल होता है मैच्योरेशन का हमारे ऊपर, या हमारे पास वॉलेंट्री कंट्रोल है मैच्योरेशन का. हम अपनी इच्छा से यूरिन वॉइड करते हैं. बच्चों में, ओल्ड एज पर्सन में नहीं हो पाता है. अब फिर से डायग्राम देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. डेट्रूसल मसल है, स्ट्रेच रिसेप्टर है जो रिस्पॉन्स करते हैं ब्रेन में. फिर वहाँ से जो पेल्विक नर्व पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं ये रिस्पॉन्स करेंगे. इंटरनल स्पिंचर है जो कि डेट्रूसर मसल से ही बना है, यानी स्मूथ मसल से बना है, जो कि हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है. फिर उसके नीचे क्या है, एक्सटर्नल स्पिंचर है जो कि स्केलेटल मसल से बना हुआ है, इसलिए वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है. Nerve supplied to the urinary bladder and sphincter. Urinary bladder and internal sphincter are supplied by both sympathetic and parasympathetic division of autonomic nervous system. इंटरनल स्पिंचर और यूरिनरी ब्लैडर इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न सप्लाई करते हैं, और एक्सटर्नल स्पिंचर को सोमैटिक नर्व सप्लाई करती है, इसलिए वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है. और एक्सटर्नल स्पिंचर जो है वो स्केलेटल मसल से मिलकर बना हुआ है. प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन. यहाँ पर नॉर्मल इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी कोई रीनल डिसीज़ होती है तो ये जो कंपोजिशन है या जो प्रॉपर्टी है ये चेंज हो जाती है. तो यहाँ पर इसलिए नॉर्मल यूरिन लिखा हुआ है कि नॉर्मल यूरिन का प्रॉपर्टी क्या है, उसका कंपोजिशन क्या होता है. प्रॉपर्टी देखते हैं. 1000 ml टू 1500 ml, 1 से 1.5 लीटर पर डे. रिएक्शन स्लाइटली एसिटिक होता है, पीएच होता है 4.5 से 6. स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 टू 1.025. कलर अगर देखते हैं, कलर की बात करते हैं तो नॉर्मली द कलर ऑफ यूरिन इज़ लाइट येलो. हल्का पीला यूरिन होता है लाइट येलो कलर का, और अर्ली मॉर्निंग जो यूरिन है वो डार्क होता है स्लीपिंग टाइम की वजह से. ओडोर, फ्रेश यूरिन हैज़ एरोमेटिक ओडोर. फ्रेश यूरिन जो होता है थोड़ी सी एरोमेटिक ओडोर होती है, अगर उसको कुछ समय तक स्टोर कर लेते हैं तो उसकी ओडोर जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है. इफ़ स्टोर्ड फॉर सम टाइम ओडोर बिकम स्ट्रॉन्ग ड्यू टू बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन. कंपोजिशन देखते हैं. कंपोजिशन ऑफ यूरिन क्या है, तो यूरिन कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड सॉलिड. यूरिन वाटर और सॉलिड से मिलकर बना है. नॉर्मली वाटर कंटेंट इज़ अबाउट 1000 ml टू 1500 ml. तो जो नॉर्मली पर डे यूरिन कंपोजिशन होता है तो उसमें 1 से 1.5 लीटर वाटर होता है, और इसके अलावा सॉलिड होते हैं. जो सॉलिड है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों होते हैं, तो इनको हम एक एक करके देखेंगे. ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अब इसमें देखिए हमने लिखा है, हेडिंग लिखी है सॉलिड और दूसरा लिखा है क्वांटिटी इन mmol. ये होता है मिली मोल्स पर डे. मिली मोल्स जो जैसे 1 लीटर 1000 ml, वैसे 1 ml से फिर हम मिली मोल्स निकालते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है क्योंकि डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे. जिस भी कंटेंट का आप निकालेंगे, सब्सटेंस का निकालेंगे, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए एग्जैक्ट हम कुछ नहीं बता सकते हैं. तो देखते हैं यूरिया का कितना है, 400 मिलीमोल्स पर डे. यूरिक एसिड 4, क्रिएटिनिन 10, अमोनिया 40. इसके अलावा इनऑर्गेनिक सोडियम है 200 मिलीमोल्स पर डे, क्लोराइड 200, कैल्शियम 5, पोटेशियम 50, फॉस्फेट 25, सल्फेट 50. तो इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस से आपको ये भी आइडिया हो गया कि यूरिन से क्या क्या सब्सटेंस एक्सक्रीट होते हैं या क्या क्या सॉलिड जो है वो एक्सक्रीट होता है. अब देखते हैं फंक्शन ऑफ यूरेटर. यूरेटर क्या है, किडनी से जो पाइप ब्लैडर तक यूरिन लेकर आते हैं उनको बोलते हैं यूरेटर. ईच ऑफ द 2 यूरेटर ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द रीनल पेल्विस ऑफ 1 किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. तो यूरेटर क्या है, 2 यूरेटर है, एक किडनी से निकला हुआ है, तो दोनों यूरेटर किडनी से यूरिन लेकर ट्रांसपोर्ट करके यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर आते हैं. पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर वॉल ऑफ द यूरेटर पुश यूरिन टुवर्ड द यूरिनरी ब्लैडर, बट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ग्रेविटी ऑल्सो कंट्रीब्यूट.
अब ये जो मूवमेंट, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वेसल्स में या जो भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें, तो उसके थ्रू जो भी फूड है वो आगे बढ़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमने देखा था। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूरेटर की वॉल में, मस्कुलर वॉल में। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से किडनी से यूरिन जब आता है यूरेटर में, तो यूरेटर के थ्रू वो ब्लैडर तक जाता है। साथ ही साथ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो रहता है और ग्रेविटी, ये भी हेल्प करते हैं, क्योंकि किडनी थोड़ा सा हम देखें तो सुपीरियर है, ऊपर की तरफ है, और फिर उसके नीचे ब्लैडर आता है, तो यहाँ पर ग्रेविटी भी हेल्प करती है। पेरिस्टाल्टिक फ्रॉम द रीनल पेल्विस टू द यूरिनरी ब्लैडर वेरी इन फ्रीक्वेंसी 1-2 waves that pass minute डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट यूरिन इज बीइंग फॉर्म्ड। और जो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन है या जो पेरिस्टाल्टिक वेव होती है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी की 1 मिनट में कितनी आएगी या 1 घंटे में कितनी आएगी, ये वेरी करती है, एक जैसी नहीं रहती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है यूरिन फॉर्मेशन पे, कितना जल्दी यूरिन बन रहा है या कितना स्लो यूरिन बन रहा है, कितना ज़्यादा यूरिन बन रहा है या कितना कम यूरिन बन रहा है, उसके हिसाब से ये पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन यूरेटर में आते हैं। As the urinary bladder fills with the urine, pressure within it compress the oblique opening into the ureter and prevent the backflow of urine. यूरेटर से ब्लड ब्लैडर में आ गया है। अब यूरेटर, 2 ओपनिंग होती है ब्लैडर में, जहाँ पर ये यूरेटर खुलते हैं और यूरेटर से ब्लैडर में यूरिन आता है। जब ये यूरिन ब्लैडर फिल हो जाता है यूरिन से, तो ये जो ओपनिंग है यूरेटर वाली, वहाँ कंप्रेशन होता है, वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वो वॉल्व क्लोज हो जाता है, या ओपनिंग इस तरीके से रहती है कि जैसे ही यूरिन फिल होगा ब्लैडर में वो क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने की वजह से एडवांटेज ये है कि यूरिन का बैक फ्लो नहीं होता है, यूरिन वापस यूरेटर में नहीं जाता है। व्हेन दिस फिजियोलॉजिकल वॉल्व इज़ नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपरली, अभी जो वॉल्व हैं फिजियोलॉजिकली बने हैं, क्योंकि ऑब्लिक ओपनिंग है, जैसे फिल होता है तो बंद हो जाते हैं, अगर ये सही से काम ना करें तो क्या होगा, इट इज़ पॉसिबल फॉर माइक्रोब्स टू द यूरेटर फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू वन और बोथ किडनी। तो ब्लैडर से अगर ये वॉल्व सही से काम नहीं करते, तो ब्लैडर से फिर जो माइक्रोब्स है यूरिन में, ये यूरेटर तक जा सकते हैं, यूरेटर से फिर किडनी तक जा सकते हैं। फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। द यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ हॉलो डिस्टेंसिबल मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी। जैसे बलून होता है, ठीक वैसे यूरिनरी ब्लैडर या यूट्रस का स्ट्रक्चर होता है या रेक्टम का स्ट्रक्चर होता है। ये डिस्टेंसिबल ऑर्गन होते हैं, हम बोलते हैं इनमें इलास्टिसिटी होती है। जब ये एम्प्टी है तो इनका साइज़ कम हो जाता है, जैसे जैसे इसमें कंटेंट आता है तो ये स्ट्रेच होते हैं, डिस्टेंसिबल होते हैं। फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम होल्ड द यूरिनरी ब्लैडर इन पोजीशन। पेरिटोनियम फोल्ड होते हैं, वो यूरिनरी ब्लैडर को उसकी पोजीशन में बांध के रखते हैं, जैसे कि लिगामेंट का काम होता है, ठीक वैसे ही। एज यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज, जैसे ही ब्लैडर फुल होता है, यूरिन का अमाउंट बढ़ता है, इट बिकम पियर शेप, ये नाशपाती के शेप का लगभग हो जाता है, और एंड राइज इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, और ऊपर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी की तरफ ये पुश होता है, आता है, वहाँ स्पेस बनाता है, जगह बनाता है अपनी। कैपेसिटी इज़ अबाउट 700-800 ml। नॉर्मली जो यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी होती है वो 700 से 800 ml के लगभग होती है। इट इज़ स्मॉलर इन फीमेल्स बिकॉज द यूट्रस ऑक्यूपाई द स्पेस। लेकिन कंपेयर करेंगे मेल और फीमेल में, तो फीमेल में कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि यूट्रस स्पेस ऑक्यूपाई करता है। द स्पेस जस्ट सुपीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब होता क्या, इसलिए कभी आपने ध्यान दिया हो कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो यूरिन अर्ज बहुत जल्दी जल्दी होती है, बहुत जल्दी जल्दी उनको टॉयलेट जाना पड़ता है और बहुत कम यूरिन पास होता है। वो इसीलिए क्योंकि यूट्रस जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, वीक्स आगे बढ़ते हैं, यूट्रस स्पेस ऑक्यूपाई करते जाता है और फिर ब्लैडर को एक्सपेंड होने के लिए जगह कम बचती है। फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा इज ए स्मॉल ट्यूब लीडिंग फ्रॉम इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस इन द फ्लोर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। यूरिनरी ब्लैडर के लोअर पार्ट में यूरेथ्रल ओरिफिस, या हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, यहाँ से यूरेथ्रा कंटिन्यू होती है और एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, और शरीर के बाहर तक रहती है, बाहर तक जाती है, एक्सटर्नल तक जाती है, जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। In both sex, urethra is the terminal portion of urinary system and the passageway of the discharging urine from the body.
बोथ सेक्स, मेल और फीमेल दोनों में, जो यूरिथ्रा है वो टर्मिनल पोर्शन होती है यूरिनरी सिस्टम का, यानी कि आखिरी ऑर्गन होती है यूरिनरी सिस्टम का। एंड द पैसेज वे फॉर डिस्चार्जिंग यूरिन, और यूरिन को डिस्चार्ज करने के लिए, बाहर निकालने के लिए पैसेज, एक रास्ता होता है। इन मेल्स इट डिस्चार्ज सीमन एज वेल, तो मेल्स में ये यूरिन और सीमन दोनों को डिस्चार्ज करता है, फीमेल में सिर्फ यूरिन डिस्चार्ज के लिए एक पैसेज वे होता है यूरेथ्रा। इन फीमेल्स इट हैज़ लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, फीमेल में यूरेथ्रा की लेंथ 4 सेंटीमीटर होती है। ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा टू एक्सटीरियर, द एक्सटीरियर यूरेथ्रल ऑरिफिस इज लोकेटेड बिटवीन द क्लेटोरिस एंड द वेजाइनल ओपनिंग। एक्सटीरियर में, बाहर की साइड में जो यूरेथ्रल ऑरिफिस है या जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, उसकी लोकेशन क्लाइटोरिस और वेजाइनल ओपनिंग के बीच में होती है। In males, the urethra also extend from the internal urethral orifice to the exterior. Males में भी internal urethral orifice या internal urethral opening से exterior तक रहता है, but its length and passage through the body are considerably different than females. लेकिन इसकी जो length है और जो passage है वो females से different होता है। In males, urethra first pass through the prostate. तो जब urinary bladder से urethra निकलती है तो पहले ये प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर गुजरती है, देन थ्रू द डीप मसल ऑफ द पेरिनियम, और फिर डीप मसल पेरिनियम की, उसके बाद पेनिस से, तो डिस्टेंस अबाउट 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो टोटल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। सेवरल ग्लैंड्स एंड अदर स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्शन डिलीवर देयर कंटेंट इनटू द मेल यूरेथ्रा। तो मेल्स में यूरेथ्रा, यूरिन का पैसेज वे तो है ही, यूरिन तो फ्लो होता ही है, साथ ही साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, वो भी उनका कंटेंट यूरेथ्रा में ही डिलीवर करते हैं। द प्रोस्टेट यूरेथ्रा रिसीव सेक्रेशन दैट कंटेंट स्पर्म, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड कंट्रीब्यूट टू स्पर्म मोटिलिटी एंड वायबिलिटी ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के टाइम पे जो प्रोस्टेट यूरेथ्रा होती है, यानी यूरेथ्रा का जो पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर गुजरता है, वो स्पर्म रिसीव करता है। इट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है वो एसिडिक होता है, तो उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। साथ ही साथ स्पर्म की मोटिलिटी और वायबिलिटी, स्पर्म जो है वो वायबल यानी कि जिंदा रहे, और मोटिलिटी यानी मोटाइल मूवमेंट करता रहे, आगे की तरफ मूव करे, उसमें हेल्प करता है। डायलिसिस, सिलेबस के हिसाब से आपके पॉइंट कवर हो चुके हैं। डायलिसिस मैंने अलग से ऐड किया है क्योंकि ये किडनी से रिलेटेड है, और जब क्रोनिक किडनी फेलियर या किडनी फेलियर की कंडीशन होती है, किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाती है, तब एक प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस, वो परफॉर्म करना पड़ता है हमको हॉस्पिटल में। तो किडनी के साथ ही इसको समझा देंगे तो ये ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय मींस ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। किडनी फेलियर वाली कंडीशन में जब किडनी अपना काम फिल्ट्रेशन जो है, यूरिन फॉर्मेशन है, सही से नहीं कर पाती है, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस या जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट सब्सटेंस है, उनकी क्वांटिटी बढ़ती है और मल्टी ऑर्गन फेलियर वाली कंडीशन क्रिएट होती है। ऐसी कंडीशन में एक प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है डायलिसिस, या हम इसको बोल सकते हैं ये आर्टिफिशियल किडनी है। एक मशीन होती है डायलिसिस मशीन, उसमें ब्लड जाता है, ब्लड फिल्टर होता है और वापस बॉडी में आता है। ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, इसको हम बोलते हैं डायलिसिस या हीमोडायलिसिस, क्योंकि डायलिसिस के भी दो टाइप है, एक हीमो है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस है। तो आर्टिफिशियली ब्लड से वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिक सब्सटेंस, इनको रिमूव करना, बॉडी का फ्लूइड, बॉडी में जो फ्लूइड है उसका नॉर्मल वॉल्यूम, कंपोजिशन, उसको रिस्टोर करना, ये प्रोसीजर डायलिसिस कहलाता है। आर्टिफिशियल किडनी, अब ये क्या है? सेवरल डिसफंक्शन ऑफ किडनी इज ट्रीटेड बाय डायलिसिस ऑफ पेशेंट ब्लड। डिसफंक्शन मतलब अपना फंक्शन सही से नहीं कर पाना। किडनी अपना फंक्शन जब सही से नहीं कर पाती है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट के ब्लड को डायलिसिस करते हैं या डायलिसिस के थ्रू उसको ट्रीट किया जाता है। डायलिसिस इज़ कैरिड आउट बाय अ मशीन कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। डायलिसिस जो है वो एक मशीन के थ्रू किया जाता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। द आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड इन एक्यूट रीनल फेलियर ड्यू टू सर्कुलेटरी शॉक
और मर्क्यूरी पॉइजनिंग। इट ऑल्सो यूज इन क्रोनिक और परमानेंट रीनल फेलियर। तो क्रोनिक और एक्यूट दो कंडीशन अलग अलग होती हैं। एक्यूट मतलब रिसेंटली अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो हम उसको एक्यूट में काउंट करते हैं, लेकिन लंबे समय से कोई समस्या बनी आ रही है तो उसको हम क्रोनिक बोलते हैं। तो अगर एक्यूट रीनल फेलियर है, सर्कुलेटरी शॉक हुआ है, मर्क्यूरी पॉइजनिंग हुई है, तो उसकी वजह से एक्यूटली रीनल फेलियर अगर हुआ है तो ऐसी कंडीशन में, या क्रोनिक रीनल फेलियर है या परमानेंट किडनी फेलियर रीनल फेलियर हुआ है तो ऐसी कंडीशन में भी हम डायलिसिस यूज़ करते हैं। अब डायलिसिस दो टाइप से होता है। पहला है हीमोडायलिसिस। हीम जो टर्म है वो यूज़ होती है ब्लड के लिए, तो ब्लड के थ्रू डायलिसिस करना हीमोडायलिसिस। ये मशीन आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल किडनी है। इसमें आप देखेंगे दो ट्यूब निकली हुई है। एक ट्यूब से ब्लड आर्टिफिशियल किडनी या जो मशीन है इसमें जा रहा है, और दूसरी ट्यूब से ब्लड वापस बॉडी में आता है। एक ट्यूब से ब्लड मशीन में जा रहा है, वहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है, और जो फिल्टर्ड ब्लड है, जो भी टॉक्सिक या वेस्ट वहाँ पे रिमूव हो जाते हैं, और जो फिल्टर्ड ब्लड है वो वापस बॉडी में आ जाता है। पेशेंट आर्टीरियल ब्लड इज मेड टू फ्लो कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली थ्रू द आर्टिफिशियल किडनी एंड देन बैक टू द बॉडी थ्रू द वेन। आर्टरी से ब्लड आर्टिफिशियल किडनी में जा रहा है, वहाँ फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, टॉक्सिक और जो वेस्ट है वो रिमूव हो जा रहे हैं, और उसके बाद जो ब्लड है वो वापस वेन में आ रहा है। ध्यान दीजिए, आर्टरी से जा रहा है मशीन में, और मशीन से वापस आ रहा है वेन में। हेपेरिन इज यूज्ड एज एन एंटीकोगुलेंट व्हाइल पासिंग ब्लड थ्रू द मशीन। और हेपेरिन को यूज़ करते हैं। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है। जैसे आपको मालूम है कि ब्लड की कुछ प्रॉपर्टी होती है, फंक्शन होते हैं, एक ब्लड क्लॉटिंग नाम से, कि अगर ब्लड ब्लीडिंग जब हमको होती है तो कुछ समय बाद 3 से 4 मिनट बाद वहाँ पर थक्का जम जाता है, उसको अपन बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग होना। शरीर के बाहर जब ब्लड निकलता है तो क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। तो क्लॉटिंग ना हो, अब यहाँ से ब्लड जा रहा है मशीन में, फिर मशीन से वापस आ रहा है, तो क्लॉटिंग होने के चांस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हेपेरिन यूज़ करते हैं। हेपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट है, यानी ये खून का थक्का नहीं जमने देगा। तो हेपेरिन यूज़ करते हैं ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो, या ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। सेकंड है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें पेरिटोनियम में पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू डायलिसिस किया जाता है, इसलिए इसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। डायग्राम से समझेंगे पहले इसको। ऊपर देखेंगे डायलिसिस बैग दिख रहा है, इसमें फ्लूइड रहता है। ये फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में जाता है, वहाँ से फिर वेस्ट प्रोडक्ट के साथ वो फ्लूइड वापस ड्रेनेज बैग में आता है। पेरिटोनियल डायलिसिस is the technique in which peritoneal membrane is used as a semi-permeable membrane। पेरिटोनियल डायलिसिस में हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। अ ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है, डायग्राम में देखते जाइएगा, थ्रू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमन के एंटीरियर साइड से। डायलिसिंग फ्लूइड इज पास्ड थ्रू दिस ट्यूब अंडर द ग्रेविटी। उस ट्यूब से डायलिसिंग फ्लूइड पास होता है ग्रेविटी की हेल्प की वजह से। फिर क्या हो रहा है, यूरिया, क्रिएटिनिन, फॉस्फेट, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस हैं, ये इसमें इस फ्लूइड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। द डायलिसिंग फ्लूइड इज रिप्लेस्ड रेगुलरली, और फिर उस फ्लूइड को रिप्लेस या शरीर के बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया है रीनल सिस्टम का। इसमें फंक्शन ऑफ किडनी, मेंटेनिंग हीमोस्टेसिस और रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। इसमें हमने जीएफआर देख लिया है, फंक्शन ऑफ यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, मैच्यूरेशन भी देख लिया है। ओल्ड सिलेबस के हिसाब से हमने फंक्शन ऑफ किडनी, यूरेटर ये भी देख लिया है, कंपोजिशन देख लिया, मैकेनिज्म देख लिया, यूरिन फॉर्मेशन का, स्किन वाला सेंसर भी हमने देख ही चुके हैं। थैंक यू। अब लास्ट यूनिट बचा है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की। थैंक यू।